हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन एमर्स फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एनर्जी के बारे में, एनर्जी क्या होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। और आज हम देखेंगे कि जो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, क्या वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, आज हम लोग वही सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका टॉपिक है आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टिबल। बोल रहा है जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़े हैं वो इंटर कन्वर्टिबल है। इंटर कन्वर्टिबल कहने का मतलब हुआ क्या वो बदलने योग्य है, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होने के योग्य है। फिर लिखा हुआ है कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या हम लोग एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी फाइंड इन नेचर ए नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बोल रहा है कि नेचर में हम लोग बहुत सारे एनर्जी को देखते हैं जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी दिया गया है, हम लोग एक्टिविटी देखते हैं। देखिए, एक्टिविटी 11.13 में लिखा गया है सिट इन अ स्मॉल ग्रुप्स, डिस्कस द वेरियस वेज ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन नेचर। बोल रहा है कि आप लोग जो है क्लास में, जो आप लोग का जो दोस्त का सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, जो उसमें आप लोग छोटा सा कोई ग्रुप बनाइए और उसमें आप लोग डिस्कस कीजिए कि हम लोग एनर्जी को बहुत सारे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिस्कस फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ग्रुप। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपको अपने ग्रुप में डिस्कस करना है। तो हाउ डू ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। जो ग्रीन प्लांट जो है वो फूड प्रोड्यूस कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को पता है जो प्लांट है वो सूर्य की लाइट से, ठीक है, सनलाइट से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। उसके बाद क्या करता है, वो अपना भोजन बनाता है। ठीक है, ठीक है। देखिए हीट एनर्जी था, हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में, है ना। सॉरी, हीट एनर्जी नहीं था, लाइट एनर्जी था। सन से जो लाइट आया उसको कन्वर्ट किया वो मैकेनिकल एनर्जी में। वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम। बोले वो अपना एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो सनलाइट से प्राप्त करते हैं। ठीक है, वाई डज द एयर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एयर जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कैसे करती है, तो ड्यू टू डिफरेंस प्रेशर। देख उसके तो बोल रहा है हाउ आर फ्यूल सच इज कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म्ड। बोले जो फ्यूल होते हैं जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, ये फॉर्म कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि बहुत साल तक जो है पेड़ पौधे ज़मीन के नीचे दबते हैं और दबते जाते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो वहाँ पर जो है वो जो पेड़ पौधे है वो कोल बन जाते हैं। ठीक है, और पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो समुद्र में जो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है वो जब मर जाती है तो नीचे दबते जाती है। ठीक है, जब नीचे दबते दबते जब बहुत साल बीत जाता है, लाखों साल करोड़ों साल बीत जाता है, हज़ारों साल, तभी वो जो मछली है, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती है या समुद्र में जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। ठीक है, व्हाट काइंड्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन सस्टेन द वाटर साइकिल। बोल रहा है जब वाटर साइकिल को बनाए रखने के लिए, ठीक है, वाटर साइकिल को बनाए रखने के लिए कौन सा एनर्जी का कन्वर्जन होता है, तो होगा कंडेंसेशन और इवापोरेशन। ठीक है, वाटर साइकिल को बनाए रखने के लिए कौन सा एनर्जी का कन्वर्जन होता है, तो होता है क्या, तो अभी हमको बताएं कंडेंसेशन और इवापोरेशन। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 11.14। इतना से तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी एनर्जी होते हैं वो सारे के सारे कन्वर्जन करने योग्य होते हैं, मतलब इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटी 11.14 में हम लोग देखेंगे मैनी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द गैजेट्स वी यूज इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखिए क्या बोल रहा है, बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी होते हैं या गैजेट होते हैं जो कि एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखिए आपके घर में अगर मोटर लगा हुआ होगा तो देखिएगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो वो क्या करता है, जो पानी रहता है नीचे ग्राउंड में, वो पानी को क्या करता है, ऊपर में जो सिंटेक्स बना हुआ रहता है छत में, उसमें क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में। या तो फिर आप देख सकते हैं जब जब जनरेटर चालू करते होंगे, जनरेटर जब आप चालू करते होंगे तो जनरेटर जैसे ही चालू होता है तो आपके घर में बिजली आ जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो जनरेटर क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसका देखिए क्या बोल रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ सच एक्टिविटीज एंड गैजेट
आइडेंटिफाई इन ईच एक्टिविटी गैजेट द काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन दैट मेक्स प्लेस। टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इन एक्टिविटीज 11.13 एंड 11.14 वी लर्न दैट द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखिए बोल रहा है हम लोग एक्टिविटी 11.13 और 11.14 जब पढ़े तो हम लोग को समझ में आ गया है जो एनर्जी है उसको हम लोग वन फॉर्म से दूसरे अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। व्हाट हैपेंस टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस। बोल रहा है टोटल एनर्जी का क्या होगा जैसे जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ, ठीक है, तो एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म होने के पहले और ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो टोटल एनर्जी होगा उसका क्या होगा। तो वेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कि एनर्जी नष्ट नहीं होता है। यहाँ पर देखिए दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बोल रहा है एनर्जी को जो है हम लोग केवल वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना हम लोग एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो एनर्जी होती है वो अनंत काल तक चलते रहती है और बस चलते ही रहती है, ठीक है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। देखिए बोल रहा है भाई जो टोटल एनर्जी रहती है बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या रहती है, सेम रहती है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए क्या बोल रहा है, सो बोल रहा है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहती है ना वह वैलिड रहती है सारे सिचुएशन में और सारे काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जो है ना वो कांस्टेंट रहती है। कहने का मतलब जितना पहले उतना ही बाद में। कंसीडर अ सिंपल एग्जाम्पल, हम लोग कोई एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेट इन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, हम लोग कोई ऑब्जेक्ट लिए जिसका मास कितना है m, वी मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h, किसी हाइट h से हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करें, नीचे डाउन कर रहे, गिरा रहे, ठीक है। एट द स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। देखिए इसको समझिए आप बढ़िया से, ठीक है। इसमें समझने लायक बहुत अच्छा चीज़ दे दी है। देखिए यहाँ पर देखिए बोल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसका मास दे रखा है आपको m, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जो इसका हाइट है ना वो हाइट दे रखा है आपको h। बोल रहा है ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे गिर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किधर गिर रहा है, नीचे, ठीक। तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वह होता है mgh, ठीक है। मास हो गया ऑब्जेक्ट, m हो गया ऑब्जेक्ट का मास, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h क्या हो गया, तो हाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे हम काइनेटिक एनर्जी पूछे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। तो हाफ m, देखिए ऑब्जेक्ट तो अभी यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट तो अभी रेस्ट में ना है, ऑब्जेक्ट तो अभी गिरना स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब अभी गिरेगा तो उस टाइम ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 0, यानी कि ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। कब, जब ऑब्जेक्ट जो है फॉल करना स्टार्ट करेगा उस टाइम, ठीक है। वाई इज द काइनेटिक एनर्जी 0, तो इट इज 0 बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज 0, ठीक है। जो भी हम आपको बताएं द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 mgh। तो टोटल एनर्जी आप निकालिए, टोटल एनर्जी का मतलब पहले समझ लीजिए। टोटल एनर्जी का मतलब ही होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी होगा ऑब्जेक्ट का mgh प्लस 0, ठीक है। उसको ऐड कीजिए तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट, ठीक है। मान लीजिए कि किसी भी इंस्टेंट पे जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी v हो जाता है, द काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ mv² एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस। बोला ऑब्जेक्ट जब धीरे धीरे फॉल होगा तो वेलोसिटी हो जाएगा कुछ, तो मान लीजिए हम लोग उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv²। द पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज वाइल द काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज। देखिए बोल रहा है जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, 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 तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक है। देखिए बोल रहा है जब देखिए नीचे आ रहा है तो जैसे जैसे नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज करेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, यहाँ डिक्रीज करेगा। समझ में आया, ठीक। देखिए
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड, बोले जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंच जाता है तो हाइट कितना हो जाएगा 0, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा v विल बी द हाईएस्ट ऑब्जेक्ट। देखिए क्या बोल रहा है जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर हाइट कितना हो गया 0। जब ये फॉर्मूला में बैठाइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0। तो देखिएगा जब सबसे नीचे आ जाएगा तो वेलोसिटी यहीं पर सबसे ज़्यादा होगा, सबसे हाई वेलोसिटी यहीं रहेगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगा, यानी कि हाफ mv², सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर समझ में आया, हम कहना चाहते थे कि जितना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जब आप सम कीजिएगा तो जितना यहाँ पर होगा ना उतना ही यहाँ पर होगा, ठीक है। मतलब कि अब कि जैसे यहाँ धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, तो बोलिए पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज कर रहा है, तो क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा ना, वो इसको क्या करेगा इक्वल कर देगा, यानी कि जो दोनों का सम होगा वो कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जितना आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आया 5 जूल, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 5 जूल, ठीक है, और पूरा लास्ट तक कितना आएगा, यहाँ पर भी आएगा 5 जूल। समझ में आया, ठीक। देखिए उसके बाद क्या बोलता है, वही लिखा हुआ है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट, mgh प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। वही बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछता है एग्जाम में व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, तो लिखिएगा द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, ठीक है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ अपियर एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोल रहा है जितना अमाउंट पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज करेगा ना उतना ही अमाउंट काइनेटिक एनर्जी का क्या करेगा इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो जो एयर रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के मोशन में एयर रेसिस्टेंस सब लगेगा ना उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। देयर इज दस अ कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जब ऊपर से नीचे आएगा ना तो कंटिन्यूअस जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते रहेगा, ठीक है। देख लिखा हुआ एक्टिविटी 11.15 में से, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए बोल रहा है कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 kg, ठीक है, और उसको हम लोग कहाँ से गिरा रहे हैं, तो 4 मीटर के हाइट से गिरा रहे हैं। तो आपको बताना है कि इसका ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, और जो दोनों का सम होगा वो क्या होगा। और आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए दे रखा है कि जी का वैल्यू आपको 9.8 नहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वह होता है mgh, ठीक है, मास दिया हुआ है 20, जी दिया हुआ है 10 और हाइट h दिया हुआ है 4, यहाँ कितना हो गया 800 जूल, ठीक है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। देखिए हाफ आपका मास हो गया 10, ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो शुरू में कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शुरू में तो रेस्ट में ना रहेगा, पूरे को क्या हो गया 0, यानी कि यहाँ पर आपका जो टोटल एनर्जी आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी कि 800 जूल आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए सेकेंड टाइम में क्या कीजिए, मास 20 दिया हुआ है, जी का वैल्यू 10, अब हाइट क्या हुआ 4 से 3 मीटर हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 600 जूल, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हाफ सॉरी यहाँ पर मास तो 20 ना था, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इसको काटिएगा तो 10 ही आता, ठीक है। हाफ इंटू मास था 20 और फिर यहाँ v², ठीक है। तो यहाँ से देखिए 10 बार में करता, आपको पता करना है कि वेलोसिटी कितना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। तो शुरू में जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना होगा 0, शुरू में ऑब्जेक्ट क्या था रेस्ट में, 2 × 10। अब देखिए हाइट कितना है, तो 4 मीटर से, यहाँ देखिए 4 मीटर से 3 मीटर आया, यानी कि 1 मीटर हाइट ऊपर से नीचे, ऊपर से हाइट कितना बढ़ा 1 मीटर, तो यहाँ आप लीजिएगा 1, ठीक है। ये देखिएगा कितना हो जाएगा v² 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या कीजिए आप, तो 10 × 20, यहाँ पर क्या आ जाएगा 200 जूल। देखिए यहाँ पर आप सम निकालिए, यहाँ पर सम निकालिएगा तो 600 200, देखिए 800 जूल, देखिए इक्वल दे रहा है ना। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है 800 से 600, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है 0 से 200 जूल।
उसी तरह जब सोल्व कीजिएगा यहाँ तो या इस बार आपका हाइट हो जाएगा 2 और ऊपर से आ रहे तो कितना हाइट वो यहाँ से आ रहे तो वेलोसिटी कितना बढ़ जाएगा 2 मीटर बढ़ जाएगा पर सेकंड। अब जब यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ भी उतना ही आएगा, नीचे भी उतना ही आएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, डू ऑल ऑफ अस एट द सेम रेट, बोल रहा है कि हम लोग जो है वर्क क्या सेम रेट से करते हैं। डू मशीन्स कंज्यूम और ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट, जो मशीन है वह क्या एनर्जी को कंज्यूम और ट्रांसफर सेम रेट से करती है। एजेंट एट ट्रांसफर एनर्जी डू वर्क एट डिफरेंट रेट्स। देखिए एजेंट का मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है, एजेंट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होती है वो एनर्जी को जो ट्रांसफ़र करती है ना वह डिफरेंट रेट से करती है, यानी कि सेम रेट से नहीं। एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है, जो वर्क हम लोग करते हैं वो डिफरेंट रेट से करते हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। बोर्ड है इसको समझने के लिए हम लोग को बहुत कुछ एक्टिविटी दे रखा है। ठीक है, एक्टिविटी 11.16 देखिए बोर्ड है कंसिडर 2 चिल्ड्रेन से ए एंड बी, लेट अस से दे with the same both start climbing up a rope separately, both reach a height of 8 meter. Let us say A takes 15 सेकेंड while B takes 20 सेकेंड of accomplish the task। देखिए बोल रहा है दो बच्चे, ठीक है, एक का नाम है A और दूसरे का नाम है B, दोनों का वेट जो है सेम है। ठीक है, बोल रहा है कि दोनों जो है एक रोप में क्लाइंब करना स्टार्ट करते, चढ़ना स्टार्ट करते, और जो रोप है उसका हाइट कितना है 8 मीटर। देखिए दो बच्चे हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, ये रोप है, ये 8 मीटर का है, दोनों इसमें चढ़ना स्टार्ट किए। ठीक है, तो जो ए है उसको लगा 15 सेकेंड चढ़ने में, और जो बी है उसको रोप में चढ़ने में कितना लगा तो 20 सेकेंड। ठीक है, इतना समझिए। तो आपको बताना है कि व्हाट इज वर्क डन बाय ईच, दोनों के द्वारा जो वर्क डन किया गया वो कितना किया गया। ठीक है, द वर्क डन इज द सेम, हाउएवर ए हैज़ टेकन लेस टाइम देन बी टू डू द वर्क, हु हैज़ डन मोर वर्क इन अ गिवन टाइम से इन 1 सेकेंड। देखिए बोल रहा है कि दोनों वर्क सेम किया है। देखिए हम लोग जानते हैं कि यदि आपका वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क का क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों का वेट क्या है सेम है। हम लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम जी होता है, तो एम जी मान लीजिए ए का है, दोनों डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर का, तो एम जी 8। ठीक है, एम जी 8। उसी तरह इसका ले लीजिए 20 सेकेंड वाले का, यानी कि बी वाले का, तो इसका भी फोर्स जो लगेगा एम जी, और डिस्टेंस ट्रेवल किया 8, इसका भी आ जाएगा एम जी 8, यानी कि जो दोनों वर्क डन करेगा ना वह सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है सेम है, और फोर्स भी क्या लग रहा है सेम लग रहा है। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक, बोल रहा है कि कौन ये जो बी है वह कम समय लिया, ऐसा क्यों, तो बी कम समय इसीलिए लिया क्योंकि इसका जो वर्क करने ए जो है कम समय इसलिए लिया क्योंकि ए का जो काम करने का जो रेट था ना वह ज़्यादा था। ठीक है, देखिए पूछ रहा है हु हैज़ डन मोर वर्क इन अ गिवन टाइम से इन 1 सेकेंड, बोल रहा है कि 1 सेकेंड में ज़्यादा वर्क कौन करेगा, तो 1 सेकेंड में ज़्यादा वर्क जो है ए करेगा। ठीक है, 1 सेकेंड में ज़्यादा वर्क करेगा ए करेगा। ठीक है, ए मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम देन अ लेस पावरफुल वन। देखिए बोल रहा है जो स्ट्रोंगर पर्सन होता है ना वो कोई भी काम को सर्टेन काम को करने में कम समय लेता है किसी भी कमज़ोर इंसान के मुकाबले में। ठीक है, जो मोर पावरफुल व्हीकल है, जैसे देखिए आप ऑटो में बैठे, टेम्पो सुने, टेम्पो में आप बैठे हुए हैं। ठीक है, और कोई बैठा हुआ है रेंज रोवर में। ठीक है, अब दोनों अगर चलना स्टार्ट करेगा तो अब बताइए कि कौन जल्दी पहुंचेगा, रेंज रोवर से जो जा रहा है सो कि जो टेम्पो से जा रहा है सो, तो ये सब बात है जो रेंज रोवर से जा रहा है वो पहले पहुंचेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, तो जो रेंज रोवर का जो वर्क करने का जो रेट है ना वो ज़्यादा है टेम्पो के मुकाबले में, यानी कि ऑटो के मुकाबले में। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम देन अ लेस पावरफुल वन। ठीक है, वी टॉक ऑफ द पावर ऑफ मशीन्स लाइक मोटर बाइक्स एंड मोटर कार्स, द स्पीड विथ विच दिज व्हीकल चेंज एनर्जी और डू वर्क इज अ बेसिस फॉर देयर क्लासिफिकेशन। जो व्हीकल्स होते हैं वो एनर्जी को चेंज करते हैं और वर्क करते हैं अपने पावर के फॉर देयर क्लासिफिकेशन, उसका जैसा क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन, पावर जो है मेजर करता है कि कौन ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना स्पीड होगा, कितना वर्क डन करेगा। दैट इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन, कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है फास्ट काम करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो काम करेगा। ठीक है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पावर को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं या आप ऐसे समझिए द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, याद रखिएगा पावर इंपॉर्टेंट है यहाँ से, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर।
इफ एन एजेंट डज अ वर्क W इन टाइम T देन पावर इज गिवन बाय। बोल रहा है कोई ऑब्जेक्ट है जो W वर्क कर रहा है टाइम T में, तो जो पावर होगा ना, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क बाय टाइम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, पावर क्या था, द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर पर यूनिट टाइम। नहीं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, ठीक है। देखिए वर्क पर यूनिट टाइम को हम लोग बोलेंगे पावर। जो ऐसा यूनिट होगा ना पावर का, वो वाट होगा। देखिए पावर कैसा यूनिट क्या होगा, वाट। इसको आप देखिए पावर का जूल और टाइम का सेकंड, इसको आप जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो या वाट भी लिख सकते हो, ठीक है। इन ऑनर ऑफ जेम्स वाट, बोल रहा है जेम्स वाट जो थे, जो जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया था, उन्होंने ही पावर का खोज किया था, तो उन्हीं के सम्मान में हम लोग जो है इसका ऐसा यूनिट वाट लिखते हैं, ठीक है। हैविंग द सिंबल W, देखिए W सिंबल होता है। 1 वाट इज द पावर ऑफ एन एजेंट। बोल एजेंट मतलब हमको बताए थे कि ऑब्जेक्ट 1 वाट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, पावर है। विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट यदि 1 जूल वर्क करता है पर सेकेंड में, तो उसका जो पावर होगा 1 वाट होगा, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से दैट पावर इज 1 वाट व्हेन द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज 1 जूल पर सेकेंड। किसी भी ऑब्जेक्ट का पावर 1 वाट होगा तो वह कितना एनर्जी कंजम्पशन करेगा, तो 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। 1 वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। वी एक्सप्रेस लार्जर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलोवाट। बोल रहा है यदि अगर हम लोगों को एनर्जी को लार्जर यूनिट में लेना है तो हम लोग जूल में नहीं लेंगे, हम लोग सॉरी वाट में नहीं लेंगे, हम लोग किस में लेंगे, किलो वाट में। 1 किलो वाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट, ठीक है। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है। और देखिए वही है, वाट को आप जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है द पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विथ टाइम। देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसका पावर जो है टाइम के साथ वेरी भी कर सकता है। अब जैसे शुरू में हम आपको बोरा उठाने के लिए बोले और एक जगह से दूसरी जगह लेने बोले, तो शुरू में आप तो उठा लीजिएगा और स्पीड में चलिएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपका जो रेट होगा काम करने का, वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि आप थक जाइएगा। वही बोल रहा है जो ऑब्जेक्ट का जो पावर रहेगा ना, वह टाइम के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा, चेंज करेगा। दिस मीन्स दैट द एजेंट में बी डूइंग वर्क एट ए डिफरेंट रेट। कहने का मतलब है तो आप जो काम कीजिएगा वो डिफरेंट रेट से करिएगा एट ए डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में। देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ एवरेज पावर इज यूजफुल। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है ना, वो आता है एवरेज पावर का, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। वी ऑब्टेन एवरेज पावर बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। निकाल सकते हैं, तो जितना आपका टोटल एनर्जी हुआ है, ठीक है, टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम टेकन कीजिए तो आपका एवरेज पावर निकल जाएगा। यानी कि टोटल एनर्जी जो जितना मतलब टोटल वर्क डन आपके द्वारा जितना किया गया, टोटल वर्क डन, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप क्या कीजिए, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन आप कीजिएगा तो आपको एवरेज पावर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल आप समझिए, समझें, न्यूमेरिकल रटने का चीज़ नहीं, आप समझ जाइएगा तो बहुत ही ईजी तरीके से बना लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, ठीक है। वी नेम वन ऑफ गर्ल ए एंड द अदर बी। गर्ल ए टेक 20 सेकेंड वाइल बी टेक्स 50 सेकेंड टू accomplish दिस टास्क। व्हाट इज द पावर एक्सटेंडेड बाय ईच गर्ल। देखिए बोल रहा है 2 लड़की है जिसका वेट जो है 400 न्यूटन है। हम आपको बताए थे वेट और फोर्स इक्वल होता है, F इज इक्वल टू एम जी। तो F का फोर्स का होता है न्यूटन, तो एम जी क्या है, वेट है, तो इसका भी क्या होगा, न्यूटन। तो फोर्स और वेट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो वेट दिया हुआ है दोनों का 400 न्यूटन, ठीक है। और जो हाइट दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ए जो है 15 सेकेंड, ए जो है 20 सेकेंड लेती है और बी जो है 50 सेकेंड लेती है। तो आपको निकालना है पावर, तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकलेगा। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाई टाइम टेकन, ठीक है। वर्क डन हुआ आपका mgh और टाइम वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया mg और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग अभी h ले लिए, ठीक है, और बाई टाइम t। तो 400 न्यूटन था उसका mg यानी कि वेट, और h कितना था 8 मीटर। अब इस और टाइम कितना लगा 20 सेकंड। सॉल्व कीजिएगा तो 160 वाट आ जाएगा। उसी तरह फिर आप दूसरा का सॉल्व कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि गर्ल ए का जो पावर है वो कितना है और गर्ल बी का पावर कितना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद बोल रहा है ए बॉडी ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर फाइंड हिज पावर टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्या बोल रहा है,
कोई लड़का है जिसका मास है 50 kg, ठीक है, वह स्टेयरकेस पे चढ़ रहा है, यानी कि किसी सीढ़ी पे चढ़ रहा है, ठीक है। और जो सीढ़ी है ना वो 45 स्टेप का है, यानी कि जो सीढ़ी बना हुआ है ऐसे करके, ऐसे जो लाइन दिया हुआ है जिसपे हम लोग चढ़ते हैं वो 45 स्टेप का है, ठीक है। और उसको चढ़ने में लगता है 9 सेकेंड सीढ़ी पे, ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि उसके द्वारा कितना पावर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, देखिए। और जो बोल रहा है जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड लेने बोल रहा है, ठीक है। ये समझिएगा पहले बोल क्या रहा है। सो देखिए हम लोग सीढ़ी बनाते हैं, देखिए ऐसे करके दिया हुआ रहता है, तो ऐसे करके 45 स्टेप दिया हुआ है। तो जब ऊपर चढ़ेगा तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा जी, यानी कि नीचे क्या काम करेगा एम जी, ठीक है। ऊपर चढ़ रहे हैं तो नीचे क्या लगेगा एम जी, ठीक है। तो वही देखिए लिखा हुआ एम जी, तो 50 × 10 यानी कि 500 न्यूटन। हाइट कितना है तो 45 × 15 बाय 100 क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, यानी कि मीटर में है तो सब हम लोग मीटर में ही लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ देखिए सेंटीमीटर में, ये सब चीज़ आप लोग को बहुत ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर भी आप मीटर में कीजिए, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6.75 आएगा। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, तो वर्क डन एम जी एच बाई टाइम, तो एम जी होगी आपका 500 न्यूटन और एच होगी आपका 6.75, और टाइम कितना होगी 9 सेकेंड, तो 375 वाट हो जाएगा आपका पावर, ठीक है। देखिए आपसे पूछ रहा है, आप क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज पावर, पावर क्या होता है, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। फिर आपको बोला डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, कि आप 1 वाट ऑफ पावर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा कोई कॉपी में, ठीक है। 1 watt power is defined as the power produced when 1 joule of work is done for 1 second। 1 जूल ऑफ वर्क को किया जाएगा 1 सेकेंड के लिए, तो हम लोग उसको 1 वाट ऑफ पावर बोलेंगे, ठीक है। बोला ए लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। तो देखिए पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, वर्क होगी आपका 1000 जूल और टाइम होगी 10 सेकेंड, तो पावर आप निकाल लीजिएगा 100 जूल आएगा, सॉरी 100 वाट आएगा, ठीक है। और बोला डिफाइन एवरेज पावर, ठीक है। एवरेज पावर को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन एंड द टोटल टाइम टेकन। टोटल वर्क डन और टोटल टाइम टेकन का आप रेशियो लीजिएगा तो हम लोग उसी को बोलते हैं एवरेज पावर, ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा सा है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो द यूनिट जूल इज टू स्मॉल एंड हैंस इज इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। बोल रहा है जो जूल है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए अगर हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का बात करेंगे ना तो वहाँ पर जूल का यूज करना यूनिट के रूप में बहुत ही इनकन्वीनियंट होगा, असुविधाजनक होगा। तो हम लोग उसके जगह पे जूल की जगह पे वी यूज अ बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलोवाट आवर, हम लोग उसकी जगह पे बड़ा एनर्जी का यूज करेंगे जिसका नाम है किलोवाट आवर, ठीक है। व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर क्या है, तो लेट अस से we have a machine that uses 1000 joule of energy every second. If this machine is used continuously for 1 hour it will consume 1 kilowatt hour of energy। देखिए बोल रहा है कोई मशीन है जो 1000 जूल ऑफ एनर्जी क्या करता है एवरी सेकेंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यूज करता है उसका। तो बोल रहा है कि अगर वो मशीन अगर कंटिन्यूसली 1 आवर तक चलती रहेगी ना तो वह जो है 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी को क्या करेगी कंज्यूम कर लेगी। 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर, ठीक है, एज द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, यानी कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, या तो फिर बोल सकते 1000 जूल पर सेकेंड, और 1 आवर इज इक्वल टू 3060 सेकेंड, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल तो आप लिख सकते हो 60 मिनट, फिर 60 मिनट को आप सेकेंड में चेंज करो तो आ जाएगा 3600 सेकेंड, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आएगा। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होगा, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। देखिए बोल रहा है द एनर्जी यूज्ड इन हाउस होल्ड्स इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट आर यूजुअली एक्सप्रेस इन किलोवाट आवर, ठीक है। यूजुअली हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे किलोवाट आवर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ यूनिट, हेयर 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर, ठीक है। बोल रहा है जो हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं ना तो वहाँ पर एनर्जी जो है, एनर्जी का जो यूनिट है
वहाँ पर हम लोग जूल नहीं लेके, जूल पर सेकंड नहीं लेके, यानी कि वाट ना लेकर के वहाँ पर हम लोग किलोवाट आवर लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग एनर्जी का यूज करें, जो हम लोग को बिजली बिल आता है ना, वह 1 यूनिट का आता है। 1 यूनिट हम लोग बोलते हैं ना, तो 1 यूनिट जो होता है ना 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। ठीक है, कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। देखिए बोल रहा है कोई बल्ब है जिसका जो पावर है वो 60 वाट है। ठीक है, और उसको हम लोग जो है यूज करते पर डे 6 आवर के लिए, तो आपको बताने कि उसका यूनिट कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर दिया है 60 वाट, तो इसको आप क्या कीजिए, आपको आवर में निकालना है, तो इसको आवर में आपको निकालना है, तो इसको आप क्या कीजिए, तो किलो वाट में चेंज कीजिए। तो 1000 से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा 0.06 किलो वाट। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, तो 6 आवर। तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। देखिए पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, तो वर्क को हम लोग एनर्जी भी बोलते हैं, एनर्जी की इक्वल होता है वर्क। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, तो आपको एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। पावर है 0.06 किलोवाट और टाइम है आपका 6 आवर, तो ये निकल जाएगा 0.36 यूनिट। तो जो एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा एक दिन में, ठीक है, वह होगा 0.36 यूनिट। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत ही ज़रूरी बात शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू।